नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है पीसीएस सारथी चैनल में। तो हम पिछली बार आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने आपको बोला भी था कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो इतना बड़ा पोर्शन है, आपको आसान लगेगा। क्योंकि मैं आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस में आपको थोड़े थोड़े अपनी स्टेट के बारे में, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके थोड़े थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन हम हर क्लास में करते जाएंगे। तो आपका मटेरियल भी बन जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आप देखोगे कि लास्ट में जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत सारा कोर्स एक साथ करना है। ठीक है, तो पिछली बार के कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर अगर आपने पिछले सेशन में नहीं दिया है तो आप इस सेशन में जरूर दीजिएगा। आपको जो भी कोई डाउट आ रहा है, आप बेहिचक अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर मैं यही करूंगी कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हो सकता है अगर आप में से किसी ने अपना डाउट लिखा तो बाकी बच्चों का भी डाउट हो, तो अगर क्यूमुलेटिव डाउट हुआ तो हम उसको अगली क्लास में जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, जैसे पिछली बार मैंने आपको टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स ये सब पूछा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा डीप और जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सपोज करो कि अगर मैं नेशनल पार्क की बात करती हूँ। ठीक है, पिछली बार तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपके यहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये सारी चीजें। अब की बार मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, वो ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे नवीन यानी न्यूएस्ट, ठीक है, और सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट। ठीक है, एक होता है लार्जेस्ट साइज वाइज कि भैया इस ज्योग्राफिकल एरिया का, इस नेशनल पार्क का एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन एक होता है कि कौन से नेशनल पार्क में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी वाइज, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई हो सकता है कि ए नेशनल पार्क का बी नेशनल पार्क से एरिया ज्यादा है, लेकिन बी नेशनल पार्क में नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो ए नेशनल पार्क से ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो होती है क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी। और तीसरी चीज होती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको यही समझो। देखो, मैं बोल रही हूँ कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ यहाँ पे। सपोज करो कि ये कोई ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। पहला पैरामीटर तो ये हो गया दो चीजों को कंपेयर करने का। ठीक है, ये सपोज करो ए है, ये बी है। तो अगर मैं आपसे स्क्रीन पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ए या बी में से किसका एरिया बड़ा है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम बी का जो एरिया है वो ए से बड़ा है। बिल्कुल करेक्ट है, तो एरिया वाइज बी ए से बड़ा है। फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि ए के इतने एरिया में सपोज करो 50 टाइगर्स है। ठीक है, और ए का एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए ऐसे नंबर दे रही हूँ मैं रैंडमली। ठीक है, मैथ्स के नंबर है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। अब मैं बोल रही हूँ कि बी का एरिया है 1000 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टाइगर सपोज 100 या 200 टाइगर है इसके अंदर। ठीक है, कितने टाइगर्स है इसके अंदर? 200। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ नंबर ऑफ टाइगर्स वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स वाइज कितनी क्वांटिटी अगर हम बात करें, मात्रा की अगर हम बात करें, तो भाई किसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स आएंगे? तो आप मुझे बोलोगे कि मैम बी में नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो ए से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी में आप देखोगे 200 टाइगर्स है और ए में सिर्फ 50 टाइगर्स है। करेक्ट है? ठीक है, अब मैंने आपकी ये वाली बात भी मान ली। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ तीसरा क्वेश्चन कि ए में आपको ये चीज पता है कि इसमें 50 टाइगर है, लेकिन एरिया कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी में कितने टाइगर्स है? 200, लेकिन एरिया कितना है? 1000 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये था एरिया वाइज, दूसरा था पॉपुलेशन वाइज। अब तीसरी चीज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप कैसे निकालते हो? आप बेसिकली नंबर ऑफ टाइगर्स यानी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो उसके एरिया से। करेक्ट है? तो यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? ए में 50, उसका एरिया कितना है? 100। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/2। करेक्ट है? अब यहाँ पे देखो बी वाले में 200 टाइगर्स है, डिवाइड करोगे 1000 से, है ना? तो ये क्या, ये आ रहा है 1/5। अब मुझे बताओ 1/2 मतलब होता है 0.5 और 1/5 का मतलब होता है 0.2। करेक्ट है? तो कौन सी चीज बड़ी है? 0.5 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? आप बोलोगे मैम 0.5 बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज बात करूं तो ए में बी से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा ठीक है, पता है, इसका मैं उदाहरण आपको बहुत अच्छा देती हूँ। आपने कभी सुना है कि आप या तो कभी टाइगर देखने गए होंगे या लेपर्ड देखने गए होंगे, ठीक है, और आप बोलते हो कि जैसे सपोज करो आप जिम कॉर्बेट गए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि हम तो जिम कॉर्बेट घूम के आए थे लेकिन हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा।
ठीक है, या फिर हम बांधवगढ़ रिजर्व गए थे, हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप ये सोच के गए कि जिम कॉर्बेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपको लगा था, अब ऐसे सोचो, आप जिम कॉर्बेट क्या सोच के गए कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, सपोज 200 टाइगर है तो मुझे एक तो दिख ही जाएगा, पर आप ये भूल गए कि जिम कॉर्बेट का एरिया भी 1000 किलोमीटर स्क्वायर है। आप पूरा 1000 किलोमीटर स्क्वायर तो घूमते नहीं हो, आप तो हार्डली कुछ मतलब आप ऐसे समझो कि आप तो कुछ 100 मीटर या 200 मीटर ही घूम के आ जाते हो, है ना, आप इतना सा एरिया घूम रहे हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना, वो ये बताती है कि किसी चीज के मिलने की कितनी संभावना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब इस पूरे एरिया में 200 टाइगर है, लेकिन अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, 1-1 किलोमीटर स्क्वायर के छोटे छोटे एरिया में बांट दूं, तो फिर आप देखो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कि टाइगर आपको मिलेगा वो कितनी है, सिर्फ 0.2। समझ में आया। और वहीं आप सुनते होगे कि कई लोग है ना बहुत छोटे छोटे टाइगर रिजर्व में जाते हैं जिनका एरिया बहुत कम होता है, हो सकता है कि वहां पे 5-6 टाइगर हो, लेकिन एरिया भी इतना कम है कि वहां पे ये जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे तो 0.2 थी, यहाँ पे हो सकता है 0.5 हो। इसलिए आप देखोगे हर 2 में से एक व्यक्ति को यहाँ टाइगर दिख रहा है और वहां पे हर 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टाइगर दिख रहा है। तो इसलिए कई बार आपसे जब पूछते हैं ना कि बांधवगढ़ जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है, तो अब अगली बार क्या करना, आप पॉपुलेशन डेंसिटी चेक करना, और जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है ना, वहां दिखने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो एक तो हो गया एरिया, एक हो गई पॉपुलेशन और एक हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां जरूरी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा हो। क्या ये सही है? नहीं, ठीक है। तो हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो अब ये 3 चीजें समझ में आ गई आपको। तो मैं यही कह रही हूँ, ये पहले तो ये लिखो, तो आप बताओगे ओल्डेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, न्यूएस्ट, लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट एक तो साइज वाइज कि भैया उसका एरिया कितना है, दूसरा पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, टाइगर की या जो जिसकी भी हम बात करेंगे, और तो तीसरी चीज होगी पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये ऐसे, ये तो 4-5-6, तो ऑलमोस्ट 6 चीजें हो गई जो आप मुझे बताने वाले हो। किसके बारे में? सपोज करो नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क ओल्डेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, न्यूएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन सा है इंडिया में, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज कौन सा है। अब इसमें पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी का किसकी डालोगे यहाँ पे, टाइगर के लिए लेना, ठीक है। वैसे ही सेम चीज आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए करोगे, फिर अभ्यारण्य के लिए, मतलब फिर सेम चीज आप इसके लिए करना, टाइगर रिजर्व के लिए करना, सेम चीज आप बायोस्फीयर रिजर्व के लिए करना, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपकी इस क्लास का होमवर्क है। देखो होमवर्क देने से पहले भी कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बताया ताकि आपके रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक चांस दे कि आप कोई भी टाइगर रिजर्व जा सकते हो और आप कोई गलत टाइगर रिजर्व चुन लो जहाँ पे हो सकता है कि टाइगर दिखने की ही प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो अब समझ में आया आपको रेलेवेंस पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी का? अगर आया है तो नीचे जरूर लिखना यस मैम हमें समझ में आया है, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि अगर मैं आपको ऐसी मैथमेटिकल चीजों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या आप उसको आसानी से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये तो था आज की क्लास का होमवर्क। अब इसके पहले कि मैं शुरू करूं अपने आज का लेक्चर, तो मुझे एक बात बताइए, पिछली बार मैंने जो आपको बोला था और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक चीज पूछूंगी, क्योंकि उसी चीज पे मैंने एंड किया था। मैंने आपको पूछा था, हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, अपने पारिस्थितिकी के सिद्धांत। तो मैंने आपको पारिस्थितिकी के कुछ 7 सिद्धांत बताए थे कि ये होते हैं जिसपे आपकी पारिस्थितिकी पूरी चलती है। तो क्या आपको वो सिद्धांत याद है? क्या आप वो सिद्धांत अभी बिना ऐसे चीटिंग करके, नहीं चीटिंग नहीं करनी हमें कि हम पिछली क्लास में चले गए या हमने कहीं जो पीपीटी थी उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है या हमने डाउनलोड करके रखी है तो हम वहां से उसको कॉपी कर ले, नहीं वो नहीं। आप ऐसे अपनी आईज क्लोज करो और फिर सोचो कि क्या आपको वो 7 सिद्धांत जो हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, जिनके वर्ड्स हमने पढ़े थे, वो आपको याद है या नहीं है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा। तो उसमें से ही आपने ये वीडियो पॉज करके लिखना, लेकिन मैं उन सिद्धांतों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी एक थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक्चुअली पूछे गए हैं, और इसलिए हमें ये पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि एक तो होता है आपसे क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो आपसे बन जाएगा सीधे सीधे कि भाई इकोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ आपको सिर्फ नाम लिख के आने हैं, है ना, 1 या 2 नंबर में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हर चीज के सामने आपको उसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल लिख के ही आना है, ठीक है। डायग्राम बना पाओ, और अगर ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग बना पाओ तो भाई सुभान अल्लाह ही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी बना पाओ तो एटलीस्ट वो वर्ड और उसका जो एक्सप्लेनेशन है 1 या 2 लाइन का, उसमें एग्जाम्पल के साथ, वो जरूर लिख के आना है, ठीक है।
तो अब हम पहला सिद्धांत जो है हमारे पारिस्थितिकी का, उसके बारे में बात करेंगे, जो है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। ठीक है, हम बोलते हैं ना परिस्थिति के हिसाब से बंदा अडेप्ट कर गया, परिस्थिति के अनुकूल वो अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अडेप्टेशन होता क्या है? आप यहाँ से हिमालय में जाते हो घूमने के लिए, भाई सबको शौक है ना हिमाचल जाने का, शिमला जाने का, कुल्लू मनाली जाने का। ठीक है, आजकल तो ट्रैकिंग का वैसे भी एक नया क्रेज सा बना गया है ना। तो आप देखोगे हर किसी को देखो तो वो हिमाचल भाग रहे हैं, हर किसी को देखो तो हिमालयाज भाग रहे हैं, है ना। तो वहां पे आप ये सोचो, देखो वहां पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी बॉडी तो इतने सालों में ऑलरेडी अडेप्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन सपोज कि मैं एक डेजर्ट के आसपास रहने वाली इंसान हूँ। ठीक है, तो मैं एक समतल एरिया पे रहती हूँ, मैं एक प्लेन एरिया में रहती हूँ। अब वहीं में अगर मैं ऊंचाइयों पे जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, है ना, तो ऑक्सीजन जो होता है आपके ऊपर, एक तो प्रेशर कम हो रहा है, हवा का दबाव कम हो रहा है, और ऊपर से आप देखोगे ऑक्सीजन भी कम होता जाता है। तो इसलिए कई बार आप देखते होगे कि शुरू में जब शुरू में 2-3 दिन आपको शायद हो सकता है बॉडी को एडजस्ट करने में लग जाए उस कम वाली ऑक्सीजन से, क्योंकि आपकी बॉडी को टाइम चाहिए ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, जो ऑक्सीजन को अपने साथ होल्ड कर सके। ठीक है, ब्लड में सर्कुलेट करवा सके। तो उन चीजों में कई बार टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये जो अडेप्टेशन हो रहा है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि अडेप्टेशन परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप परमानेंटली जाके वहां रहने लग गए तो आपकी बॉडी हो सकता है कि उस तरीके से अडेप्ट कर जाए, आपके आगे आने वाली जनरेशन में भी कुछ चेंजेस हो जाए। एक तो हो गया ये वाली चीज। एक होता है टेम्पररी, बस आप कहीं गए थे तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए और जैसे आप वापस आए समतल एरिया में तो चेंजेस वापस चले गए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप बिहेवियर में अपने कुछ चेंज ला देते हो। ठीक है, बिहेवियर मतलब क्या हो जाएगा कि सपोज करो, आपने सुना होगा कि जो पोलार बियर होता है वो बेसिकली हाइबरनेशन करता है। क्या करता है वो? हाइबरनेशन करता है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, कि अगर कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सोता है, ठीक है, या फिर बहुत गहरी नींद में सोता है, तो हम क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, है ना। तो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है ना, जैसे एनिमल्स का कुंभकर्ण आप मान लो आपका पोलर बियर है। ठीक है, सर्दियों के टाइम पे। क्यों? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना वो 2-3 महीने के लिए लगातार सो जाता है। मतलब सोता इन द सेंस है कि बहुत ही एकदम लो एक्टिविटी स्टेट में आ जाता है, कि वो कुछ करता नहीं है। ठीक है, वो हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। नहीं तो इतनी ठंड वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, और ना ही उसके पास इतना खाना है कि वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए ताकि वो जी पाए। ठीक है, तो इसलिए उन ठंड को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, एकदम ऐसे शांत वाली अवस्था में चला जाता है। ठीक है, कि मैं 3 महीने बाद बचाऊंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हाइबरनेशन क्या हो जाएगा, उसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट है, उसका बिहेवियरल चेंज है जो एक पर्टिकुलर मंथ्स के लिए वो दिखा रहा है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो अडेप्टेशन कैसा भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपकी मॉर्फोलॉजी में दिखाने के तरीके में चेंज आ सकते हैं, या फिर आपका बिहेवियर में कोई चेंज आ सकता है। और क्यों आएगा ये? क्योंकि अल्टीमेटली या तो आपको सर्वाइव करना है, ठीक है, या फिर आपको रिप्रोड्यूस करना है। देखो एज अ स्पीशीज अगर आप देखोगे तो हर स्पीशीज चाहती है कि वो उसके आगे के उसका जो पीढ़ी है ना वो चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे। तो वो कैसे आएगी? जब रिप्रोडक्शन होगा, है ना। लेकिन अगर आपकी जो परिस्थितियां है वो रिप्रोडक्शन के अनुकूल है ही नहीं, या आप अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढाल नहीं पा रहे हो, तो कैसे रिप्रोड्यूस करोगे? नहीं करोगे ना। तो वो जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, सर्वाइव करोगे तो ही रिप्रोड्यूस करोगे। तो उसके लिए आप देखोगे आप देखोगे बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको याद है एक बार एग्जाम्पल दिया था कोबरा लिली का और वीनस फ्लाई ट्रैप का। किसी को याद है ये कैसे प्लांट्स थे? जल्दी से पॉज करो, वीडियो लिखो नीचे, ये कैसे प्लांट्स थे? ये थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इनको इंसेक्ट खाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई बाकी दुनिया के जो पेड़ हैं वो अच्छा खासा मिट्टी से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो इन प्लांट्स को ऐसा क्या हो गया कि इनको इंसेक्ट्स खाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में थे जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं थी, जहां से इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे थे, या कंडीशंस ऐसी थी कि इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे किसी भी कारणवश। तो अब इन्होंने क्या करा, एक नया तरीका ढूंढा कि हम लोग इंसेक्ट्स खा के अपना काम चलाएंगे। तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है। ठीक है, वैसे आप देखोगे कि डेजर्ट एरिया जो होते हैं अपने, जो जैसे थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान जो होते हैं ना, जहाँ पे आप देखोगे पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो वहां पे हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाता। वहां पे आप कैमल्स और ये सारी चीजें ही देखोगे, है ना। तो कैमल ऐसा क्या करता है कि भैया वो वहां पे सर्वाइव कर पाता है? क्योंकि वो पानी स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो यूरिनेट जब करता है तो वो भी आप देखोगे पूरा पानी एब्जॉर्ब करके ही यूरिनेट करता है, ताकि बिल्कुल भी पानी का लॉस ना हो। ठीक है, तो आप ऐसा देखोगे, सिर्फ 1-2 चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। आपने कभी कैमल को देखा है? अगर आप कैमल को देखोगे तो उसकी आईज तो बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो आई लैशेज होती है वो हम और भी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिट्टी है ना रेगिस्तान में, वो उसकी आंखों में ना घुसे, तो आई लैशेज उसको प्रोटेक्ट करती है। बहुत बेसिक सी छोटी छोटी सी चीजें होती है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा कि उनकी बॉडी ऐसी क्यों है। वैसे अगर आप देखोगे कि कैमल जो होता है उसकी टांगे कितनी लंबी होती है
है ना। आपने कभी देखा होगा कैमल को बैठते हुए तो उसको कितना तकलीफ होता है, पहले वैसे मोड़ेगा पैरों को, फिर आप देखोगे नीचे की साइड से बैठेगा, फिर अपनी बॉडी को गिराएगा, ठीक है, क्योंकि टांगे सच में बहुत ज्यादा लंबी है उसकी। तो टांगे लंबी क्यों है? ताकि जो जमीन से निकलने वाली हीट है ना वो उसको फील ना हो। तो अगर वो बिल्कुल छोटा सा होता है, यहाँ पे होती है उसकी बॉडी, तो ये पूरी हीट इसकी बॉडी को लगती। समझ में आ रहा है? एक तो ऑलरेडी बेचारा गर्मी में है, ठीक है, और ऊपर से आप उसकी बॉडी को जमीन वाली हीट भी दे रहे हो, तो कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करा, उसकी बॉडी ऊपर की तरफ चली गई और टांगे लंबी हो गई। तो इससे क्या होगा, नीचे निकलने वाली जो हीट है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी को नहीं चिपकती, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो अडेप्टेशन होते हैं, कई बार मैं बोल रही हूँ ना, देखने दिखाने के तरीके में हो सकते हैं, कई बार आपके बिहेवियर में हो सकते हैं, कई बार आपकी जो फिजियोलॉजिकल जैसे आपके फंक्शन कर रही हैं चीजें उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। वैसे हमने कैक्टस का एग्जाम्पल लिया था ना, कि कैसे उसमें जो लीव्स होती हैं वो नहीं होती, उसमें स्पाइन्स होते हैं, उसमें स्टोमेटास जो होते हैं कई बार होते ही नहीं, या फिर संकिन होते हैं, ठीक है। उसकी जो स्टेम होती है वो सक्यूलेंट होती है, मतलब वो पानी को स्टोर कर सकती है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। उसके अलावा वो ग्रीन फ्लैशी रिफ्लेक्टेंट टाइप की होती है, ताकि अगर उस पर कोई सनरेज पड़े भी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। याद है बचपन में फिजिक्स में हम 3 तरह के फिनोमिनन पढ़ते थे, कौन कौन से होते थे? रिफ्लेक्शन होता था, याद आ रहा है कुछ? रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्रैक्शन होता था, और बता दो, ऐसे मत करो। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन याद है क्या? ये मेजर चीजें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद है? रिफ्लेक्शन जो हम लोग मिरर में बोलते थे कि भाई अगर लाइट पड़ेगी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, याद है? हम लोग बोलते थे साइन आई, साइन आर, ऐसे करके हम लोग चीजें भी बनाते थे। और एक होता था आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब चीजें मुड़ जाएंगी, जैसे जो मैंने चश्मा पहन रखा है, इसमें क्या होगा कि बेसिकली यहाँ से गई, फिर लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये सारी चीजें जो फिजिक्स में पढ़ते थे 9th-10th वाली क्लास में, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे आपका रिफ्रैक्शन होता था। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैक्टस क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, बेसिकली लाइट गिरेगी और वापस चली जाएगी, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसके थ्रू पास नहीं करेगी, तो इससे ज्यादा हीटेड नहीं होगा ये, ठीक है। एक है ना डेजर्ट एरिया में एक आपने ओएसिस का नाम सुना होगा, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि कई बार डेजर्ट्स में पानी होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको दूर से वहां पे पानी है, तो इसको हम लोग मिराज बोलते हैं, है ना। तो ये फिजिक्स में जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही एक और प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से मिराज बनता है। क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि मिराज कौन सा आप देखोगे फिनोमिना है जिसकी वजह से होता है? फिजिक्स में आपने पहले पढ़ा है ये सब चीजें, बिल्कुल पढ़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ी ना हो, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो मिराज वाला प्रिंसिपल है वो और भी एक और मेजर चीज है जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है, वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। मतलब जो जिस प्रिंसिपल पे मिराज बेस्ड है, ठीक है, जिस फिजिकल फिनोमिना पे, फिजिक्स वाले फिनोमिना पे मिराज बेस्ड है, उसी फिजिक्स वाले फिनोमिना पे आप देखोगे हमारी आज की टेलीकॉम लाइन, इंटरनेट लाइन चलती है, ठीक है। ये सोचो सोचो क्या है, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं अगली क्लास में इसको जरूर बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो, अगर नहीं हो तो गूगल करो, लेकिन कोई ना कोई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जिसको आंसर पता हो। और प्लीज है ना, मतलब गलत आंसर लिखो, सही आंसर लिखो, वो तो अलग बात है ही, लेकिन अगर किसी का गलत आंसर है ना और आपको पता लग गया कि वो गलत है, तो बस लोगों के मजे लेने के लिए आप उसको गलत आंसर करके मत छोड़ देना, ठीक है। वहां लिख देना कि ये रॉन्ग है, नहीं तो कई बार क्या होगा कि किसी को सच में लगेगा कि आपने सही आंसर लिखा है और वो वही पढ़ के उसको आंसर मान के चलते बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो एक 2-3 एग्जांपल तो हमने पिछली क्लास में करे थे। फिर एक एग्जांपल है आपका ये कैंगरू रैट का। देखो कैंगरू रैट जो होता है ना बेसिकली वो भी इस तरीके का ही है, वो भी तो नॉर्थ अमेरिका में आपके मोहावे डेजर्ट है, सोनोरा डेजर्ट है ना, वहां पे बेसिकली ये पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैंगरू रैट जो होता है ना वो एक तरीके से आप बोलो कि क्योंकि डेजर्ट इलाके में रह रहा है, रेगिस्तान इलाके में रह रहा है, तो उसके पास भी आप देखोगे पानी की बहुत कमी है। तो वो पानी की आपूर्ति कैसे करता है कि भाई जो अपना बॉडी में फैट होता है ना उसको वो ऑक्सीडाइज करता है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना वो वाटर निकलता है, उसी पानी को आप देखोगे वो यूटिलाइज कर लेता है। तो आप सोचो उसने कैसे अपनी बॉडी का जो इंटरनल फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, उसको चेंज कर दिया ताकि वो उस एरिया में सर्वाइव कर पाए। डेजर्ट प्लांट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलेंस रूल, ठीक है। ऐसे आप है ना आगे जाके 1-2 रूल्स मैं आपको और बताती रहूंगी, एक साथ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक होता है आपका एलेंस रूल। अभी एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल सीधी सीधी बात ये कहता है कि जैसे जैसे आप ठंड के इलाकों में जाओगे ना वैसे वैसे जो आपकी बॉडी की जो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं वो कम होती चली जाती हैं। वापस सुनो मेरी बात,
मैं ये कह रही हूँ, एलेन्स रूल ये कहता है कि जैसे जैसे आप ठंडे इलाकों में जाते हो, कोल्डर क्लाइमेट्स में जाते हो, तो आपके बॉडी के जो बाहरी हिस्से होते हैं, जो आपकी बॉडी से बाहर निकले होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है। जैसे आपके कान का साइज हो गया, आपके जो उड़ने वाले विंग्स होते हैं उसका साइज हो गया, आपके पैर हाथ का साइज हो गया, वो छोटा होता चला जाता है, बॉडी बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। इसलिए आप देखते होगी कि जो कोल्ड इलाके होते हैं, जैसे आपका अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, या आपके जो टेम्परेट या फ्रिजिड रीजन्स होते हैं ना 60, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप इक्वेटर देखते हो, फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, फिर यहाँ पे आप देखोगे आपके 66.5 डिग्री वाले लैटिट्यूड्स आते हैं और ऊपर 90 डिग्री। तो जनरली आप देखोगे ये जो 66.5 डिग्री से ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स है ना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में, तो वहां पे आप देखोगे कि आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सारी चीजें, ये सारे आप देखोगे जानवर या इंसेक्ट्स या फिर आप बोल सकते हो कि पशु पक्षी नहीं मिलते हैं। जनरली आपको पोलार बियर्स, पेंगुइन्स, ठीक है, आर्कटिक फॉक्स, स्नो लेपर्ड, ऐसे आप देखोगे बड़े बड़े जो सील्स हो गया, वॉलरस हो गया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो एलन बेसिकली जो एलेन्स रूल है ना वो यही बोलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेना देना है ना कि जितना आपका हिस्सा बॉडी का बाहर की तरफ निकलेगा, उस सारे हिस्से से क्या होगा? हीट लॉस। समझ में आ रहा है? और अगर आपकी बॉडी से हीट लॉस होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली भाई ऑलरेडी आप इतने ठंडे इलाके में रहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में जितनी हीट है वो बची रहे, अगर वो भी लॉस होती चली जाएगी तो कैसे सर्वाइव करोगे भाई? यहाँ में टेम्परेचर 0 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री ऐसे टेम्परेचर की बात कर रही हूँ कि पूरा बर्फ जमा रहता है 9-10 महीने तक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो हीट को कंजर्व करना अपने बॉडी की कितना जरूरी है। अगर आप हीट कंजर्व नहीं कर पाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, जब आप हीट मतलब क्या होता है? एक तरीके की एनर्जी है, मतलब कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर, जिसमें एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मतलब जो एक्सोथर्मिक है वहां से हीट निकलेगी। तो सबसे अच्छा हीट निकालने का तरीका क्या होता है? रेस्पिरेशन। जब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी भी गर्म होती है, ठीक है, या आप खाना खाते हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि बेसिकली आपको लगता है कि आपकी बॉडी हीट हो रही है। तो इन सब के लिए क्या होता है कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। और ठंडे इलाके में पहले आपको पता है कि हम ठंडे इलाके में हम भी तो ऐसे जाते हैं ना, एकदम सुस्त सुस्त से। तो भाई जानवर भी तो वैसे ही इतने सुस्त सुस्त से ही तो होंगे, वो उनके पास कहाँ से इतना एक्टिविटी करने को आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे हीट को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एलेन्स रूल के हिसाब से क्या हो गया कि जैसे जैसे आप ठंडे इलाकों में जाओगे तो आपके जो एक्सटर्नैलिटीज है बॉडी के, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स है जो एक्सटर्नल होते हैं आपके बॉडी के, इंटरनली लिवर, लंग्स और ये सारी चीजें नहीं, जो बाहर की साइड पे हैं, वो आप देखोगे छोटी होती चली जाती है ताकि उनसे हीट लॉस कम हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक तो ये हो गया। फिर वैसे ही आप देखोगे डेजर्ट लिजर्ड होती है। अब ये डेजर्ट लिजर्ड नहीं, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे आप देखोगे जो इंसेक्ट्स या रेप्टाइल्स होते हैं। अगर आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि वो लोग क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, और दिन के टाइम पे जब आप देखोगे सूरज इतना तेज होता है, इतनी ज्यादा हीट होती है, तो वो सैंड में जाके अंदर की तरफ बैठ जाते हैं और फिर रात को ही बाहर निकल के आते हैं। स्पाइडर्स हो गए आपके, बहुत अलग अलग तरीके के स्कॉर्पियंस और ये सब, ठीक है। तो इसको ये लोग क्या बोलते हैं? बास्किंग इफेक्ट। बास्किंग का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सन में इतना जल ना जाए, इसलिए वो अंदर जाके खुद को, ऐसा होता है ना कि बास्केट के अंदर रख के आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वैसे ही बास्किंग इफेक्ट, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको और सिर्फ रात में बाहर निकलते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक तरीके का अडेप्टेशन है ताकि आप कोई पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाओ। तो चूंकि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक बार डाल दिए, तो जिसका अगर एक भी मिस हुआ है तो वो याद रख ले, ठीक है। ऐसे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही हेल्प कर दूंगी। लेकिन मेरा आइडिया ये है कि अगर कोई क्लास से निकल रहे हो तो चीजें लंबे समय तक याद करके निकलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि हम अनुकूलन की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि ठंडे क्लाइमेट में और गर्म क्लाइमेट में कैसे कैसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में, कि प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं, एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। वापस से आप देखोगे प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा भी बोलते हैं, एनिमल्स को फौना भी बोलेंगे। तो आपके प्लांट्स या फ्लोरा और एनिमल्स या फिर फौना कैसे अडेप्ट करते हैं, ठीक है। अब कोल्ड क्लाइमेट में अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि 9-10 मतलब महीने तक आपकी बर्फबारी रहती है, आपका फ्रोजन रहता है। सॉइल में भी आप देखोगे बिल्कुल, मतलब सॉइल है ही नहीं ना, सॉइल के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या बोला था कि क्योंकि सॉइल से आप या ग्राउंड से थोड़ी बहुत हीट निकलती है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको हीट चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे कि ठंडे इलाकों में जो आपके पेड़ वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो एक तो छोटे छोटे ही होते हैं, जमीन के आसपास ही रहते हैं और पास पास में होते हैं। क्योंकि हम जब पास पास में होते हैं तो हमें सर्दी कम लगती है ना भाई। ऑटो में सर्दियों में आपने कभी दिल्ली की ठंड देखी है? तो मैं दिल्ली में रही हुई हूँ, तो आप ही देखोगे कि दिल्ली में
मतलब है ना, जब ठंड पड़ती थी तो ऑटो में अगर हम 5-6 लोग भी साथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें गर्मी मतलब हमें ठंड इतनी लगती थी। लेकिन वही अगर आप एक जाओगे तो यहाँ से हवा, वहाँ से हवा, हर जगह से हवा आएगी ना। तो वही चीज़ है कि कोल्ड क्लाइमेट में भी जितना पास-पास आप देखोगे चीज़ें रहेंगी, उतना ज़्यादा हीटेड रहोगे और जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा ठंड महसूस होगी, ठीक है। वैसे क्या होगा कि आपको कोनिकल ट्रीज़ मिलेंगे ताकि उनके ऊपर बर्फ रुके ना। अगर आपका पत्ता ऐसा है तो बर्फ आके बैठ जाएगी और वो हिलेगी नहीं, तो वही पत्ता ही सड़ जाएगा, पूरा फ्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पत्ता ऐसा है कोनिकल शेप में और नीचे की तरफ में, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपका स्नो यहाँ से फिसल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कई बार जो अपने सीड्स वगैरह होते हैं, भाई सीड जो होगा, भाई सीड होता क्या है सबसे पहले तो, सीड होता है ना बीज। बीज होता क्या है, बीज क्या है, बेसिकली पॉलिनेशन का है, आप बोल सकते हो कि एक एक तरीका है जिससे प्लांट्स जो होते हैं आप आगे प्रोपगेट कर सकते हो। भाई आपको प्लांट्स उगाने तो आप क्या करते हो, उसके बीज लेते हो और उसी को डालते हो ना, तो बीज एक तरीके का ऑफस्प्रिंग हो गया प्लांट्स का। तो अगर बीज ही नहीं होंगे तो आगे फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो बीज को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ कवरिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ठंड के सीजन में कुछ ना करे और गर्मी के सीजन में अपने आप ही कवरिंग हट जाती है, वो ग्राउंड में चला जाता है और ऐसे नए प्लांट्स उगने लग जाते हैं। तो एक तरीके का अडेप्टेशन है उन प्लांट्स के लिए जो आप देखोगे ठंडे इलाकों में रहते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखो हर एनिमल का थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें उनमें कॉमन भी रहेंगी। जैसे अगर आप स्नो लेपर्ड देख लो, आप पोलर बियर वगैरह देख लो, या आप कोई भी जैसे आप और भी कोई जीव जंतु देखोगे तो मोस्टली आपको देखेगा कि स्नो वाले इलाकों में, ठीक है, ये जो जितने भी बड़े बड़े ये होते हैं एनिमल्स होते हैं, मोस्टली आप देखोगे उनके ऊपर व्हाइट फर होता है, ठीक है, तो ताकि वो कैमोफ्लाज कर पाए, ठीक है, और वो अपने प्रे को ढूंढ पाए। वो अगर भाई उनको किसी को खाना है, ठीक है, तो अगर वो उनको किसी को दिखेगा कि पोलर बियर है मेरे पीछे, तो वो भाग जाएगा ना, तो वो अपना खाना कैसे खाएंगे। तो इसलिए एक तो वो चीज हो गई, ताकि वो स्नो के कलर के हो जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि स्नो है या पोलर बियर है, तो आराम से पोलर बियर किसी को अटैक करके अपना खाना बना सकता है, ठीक है। ये फर्क क्या होता है, एक तो व्हाइट कलर का है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है कि ये इनको फर है ना, हम भी तो फर के कोट पहनते थे, मतलब अब तो नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आप एनिमल्स, मतलब अब तो क्या, पहले भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि एनिमल्स को इससे हर्ट होता है, वो सारी पर एक पूरी इंडस्ट्री है। पर फर से क्या होता है, आपको गर्मी लगती है ना, तो ये बेसिकली तरीके की कोटिंग होती है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है इतनी ठंड से, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ठंडे इलाकों में, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको जो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तो कम हो ही जाते हैं, लेकिन एक और चीज होती है कि ये जो ठंडे इलाके होते हैं ना, वहाँ आपको छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुनो, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देखोगे आपके पीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखो, एक है ये छोटा सा इंसेक्ट, ठीक है, और एक है ये इतना बड़ा पोलर बियर। समझ में आ रहा है? सपोज करो इंसेक्ट का सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मैं आपको मैथ से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मैथमेटिकल टर्म से समझ में आए कि भाई चीजें क्या हो रही है, ठीक है। तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया सरफेस एरिया टू वॉल्यूम हो गया 10, ठीक है। वही अगर मैं पोलर बियर लूं तो हो सकता है उसका सरफेस एरिया हो 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो उससे भी ज्यादा होगा, वो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि बल्कि बॉडी है ना भाई। सरफेस एरिया तो बस ऊपर का हिस्सा हो गया ये वाला, इसको देख लो कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम मतलब अंदर का पूरा जो मटेरियल उसमें भरा हुआ है, तो वो तो बहुत हैवी होता है ना। तो वॉल्यूम सपोज करो 1000 मीटर क्यूब, तो अगर मैं इसको सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो वो हो जाएगा 100 को 1000 से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा 1/10 यानी 0.1। समझ में आ रहा है? तो पोलर बियर जो इतना बड़ा दिख रहा है, उसका सरफेस एरिया को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करती हूँ तो सिर्फ 0.1 आता है। लेकिन इंसेक्ट जो इतना छोटा सा दिख रहा है, उसके अगर मैं सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड कर रही हूँ तो 10 आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा है पोलर बियर से। और इसलिए आप देखोगे जितना ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होगा ना, उतना ज्यादा आपका हीट लॉस होगा। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया नहीं बोल रही हूँ, सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड करो, उसका अनुपात लो, और ये चीज जिसकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। तो इसलिए आप देखोगे जो इंसेक्ट्स या छोटे छोटे जीव जंतु होंगे उनका जो हीट लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनका हीट लॉस काफी कम होगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया से जो वॉल्यूम का हमने अनुपात लिया है वो काफी छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो एक तो ये चीज है। फिर वैसे ही आपको पता है ये जो पोलर बियर, अगर आप इसके पैर देखोगे तो आपको पता है आप स्नो पे अगर चलते हो तो एक स्पेशल टाइप के शूज आते हैं जो ऐसे मतलब उसके अंदर गड़ जाते हैं आइस के अंदर, ताकि आपको स्टेबिलिटी दें। आप नॉर्मल अपने ये जो रनिंग शूज होते हैं ना, जो आप समतल एरिया में भागने के लिए यूज करते हो, उनसे आप स्नो पे नहीं चल सकते हो, ठीक है, फिसल जाओगे और पता नहीं कहाँ ही जाओगे, ठीक है। तो वैसे आप देखोगे जो पोलर बियर का जो पैर है ना, वो जैसे अपने शूज आते हैं ना उसी स्टाइल में है। एक तो चौड़ा है,
फ्लैट है ताकि आपको ज्यादा उसको सरफेस मिले, उसको मतलब अपने पैर को जमाने के लिए, और दूसरा उसमें जो आगे आप देखोगे इस तरीके से वो बना हुआ है कि वो आइस पे होल्ड कर सके और चल सके, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये जो ब्लैक फर आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे एक सॉरी ये जो व्हाइट फर दिख रहा है इसके नीचे आपको ब्लैक कलर का स्किन है पोलर बियर का। और आपको पता है दो कलर्स होते हैं, एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लैक। वैसे तो ये साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लैक कलर, ठीक है। आपको याद है हम बचपन में पढ़ते थे ब्लैक बॉडी हो गया। ब्लैक बॉडी मतलब जिसमें अगर कुछ भी जाएगा तो बेसिकली किसी को बाहर निकल नहीं देगा, सारी हीट अपने पास रख के रखेगा। और व्हाइट हम बोलते हैं ना, प्योर व्हाइट जो होता है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, अगर उस पर 100% लाइट गिरेगी तो 100% वापस चली जाएगी, वो कुछ रखेगा नहीं। ब्लैक बॉडी में अगर 100% लाइट गिरेगी तो पूरी खा जाएगा, मतलब सारा ऑब्जर्व कर लेगा, 0% रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। वही चीज है। तो ऊपर से तो व्हाइट फर है लेकिन उसकी बॉडी अंदर से क्या है, ब्लैक कलर की है, ताकि जो भी हीट उस पर गिर रही है वो सारी एब्जॉर्ब कर ले, उस हीट को वो जाने ना दे। और उसके अंदर भी जैसे ये तो ऊपर फर हो गया, फिर उसके अंदर ब्लैक स्किन हो गई, और उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, ठीक है। फैट जो होता है ना वो आपको गर्माहट देता है, ठीक है। ऐसा जनरली बोलते भी हैं कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनको थोड़ी सी कम सर्दी लगती है क्योंकि उनके बॉडी में काफी, जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा है, ठीक है, नॉट प्रोटीन या कार्ब्स वाला, फैट जिसकी बॉडी में ज्यादा होता है उसको थोड़ी सी कम गर्मी लगती है। तो वो यही होता है क्योंकि फैट की जो लेयर होती है वो आपको थोड़ा सा हीट दे देती है, ठीक है। तो ये हो गया कि एनिमल्स कैसे अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट करते हैं। अब वैसे अगर हम गर्म क्लाइमेट की बात करें, हॉट क्लाइमेट जैसे हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, राजस्थान में जैसे डेजर्ट एरियाज में रहता है, थार डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, तो उसमें भी हम क्या देखेंगे कि पहले जो आपके प्लांट्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं और उसके बाद वहां पे एनिमल्स का कोई एग्जाम्पल लेंगे। प्लांट्स की बात करें तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैक्टस के जो भी एग्जाम्पल थे कि भाई लीव्स स्पाइन में बदल गई, या लीव्स हैवी तो छोटी छोटी हो जाएंगी, उसमें अगर अगर लीव्स हैवी तो स्टोमेटा जो है वो ऊपर की जगह नीचे गड्ढे में चले जाएंगे, मतलब संकिन हो जाएंगे। हो सकता है वो दिन की जगह रात में ऑपरेट करे, वो कैंप पाथवे वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर वो ग्रीन फ्लैशी स्टेम हो जाएगा, रूट्स काफी नीचे तक जाने की कोशिश करेंगी, आपका सक्यूलेंट्स हो जाएगा। अब आप ये चीज के लिए मत बोलना कि मैम आपने बहुत फास्ट बोल दिया, क्योंकि लिटरली हम तीसरी बार सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये टॉपिक है तो इसको हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको वीडियो पॉज कर देना चाहिए, आपको अपनी आंखें क्लोज करनी चाहिए, आईज क्लोज करनी चाहिए, और फिर सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कल ये क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स का क्या अडेप्टेशन है, क्या अनुकूलन है उनका हॉट क्लाइमेट या गर्म आप देखोगे वातावरण में, तो ऐसे आपको खुद ही 8-9 पॉइंट्स याद आने चाहिए ताकि आप उसको बिना पढ़े लिख सको, और जो मिसिंग हो वो यहाँ से देख लो, ठीक है। तो ये अपन ने ये तो पहले भी पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स, तो एनिमल्स में देखो ये कौन है क्यूट सा, ये है कैमल, है ना। तो कैमल का क्या अडेप्टेशन है, देखो कुछ भी आप है ना रटो मत, एनवायरमेंट या पर्यावरण का सबसे अच्छा चीज पता है क्या है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना उसके बाद उदाहरण के लिए रटने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए तो पूरी प्रकृति ही हमारा आप देखोगे बेस है, ठीक है। किसी को भी देख लो भाई, आप कोई भी डेजर्ट में रहते हो, ठीक है, वहां पे देख लो, या आपको किसी डेजर्ट के बारे में पता है, आपने सुना है, तो वहां पे इमेजिन करो कि कौन सा एनिमल रहता है और उस एनिमल का आप देखो कि स्ट्रक्चर कैसा है। आप खुद ही 5-6 पॉइंट्स खुद से बना के लिखे होगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये मैं लेक्चर नहीं पढ़ाऊंगी तो आप नहीं लिख के आ पाओगे, नहीं। अब मुझे आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तो भी आप ये लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम कैमल देखें तो कैमल का क्या हो गया, एक तो मैंने आपको लेग्स वाला चीज बता दिया, एक मैंने हम्प वाला सिस्टम बता दिया कि वो पानी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उसकी आई लैशेस के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि कितना वो कम यूरिनेट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा यूरिनेट करेगा उतना ज्यादा बॉडी से आपके पानी का लॉस हो जाएगा, और पानी तो उसको बचाना है, ठीक है। फिर आप देखोगे उसके पैरों में जो उसका तलवा होता है ना, फीट होती है, वो भी इस तरीके से होती है कि भैया वो सैंड पे टिक पाए। आप कभी रेगिस्तान पे चले हो तो आप ये देखो कि जैसे आप चलते हो तो वो सैंड अंदर जाती है, आपका पैर अंदर चला जाता है। तो फिर कैमल इतनी आसानी से कैसे चल पाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा है फीट का कि वो मतलब सैंड में ऐसा नहीं कि हमारी तरह धंस जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशन है, ये कुछ अनुकूलन थे हॉट क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये तो था हमारा पहला सिद्धांत जिसमें हम अडेप्टेशन की बात कर रहे थे। अब दूसरा होता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब आपका बदलाव, क्या क्या आपको विविधता या क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये वेरिएशन किस में आ रहा है, आपके जेनेटिक्स में। जैसे आपने सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वेरिएशन का पता है कब सुना होगा, अपने कोरोना के टाइम पे। जब आपकी ये कोरोना की महामारी आ रही थी तो आप बार बार सुन रहे थे कि जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ठीक है, वो उसका कुछ नया वेरिएंट आ गया, अल्फा वेरिएंट आ गया, बीटा वेरिएंट आ गया, गामा वेरिएंट आ गया, फिर कुछ B.CoV.1 ऐसे करके अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे। तो ये वेरिएंट क्या थे कि भाई जो वायरस था ना उसका जो जेनेटिक था, आपको पता है कि वायरस ये वाला कौन सा था, RNA वायरस था। तो अच्छा, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आप देखोगे वो चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है, जो बेसिकली
आपको आपके पापा या मम्मी जैसा बनाती है, करेक्ट है ना। आपने डीएनए के बारे में सुना है, आपने क्रोमोसोम्स के बारे में सुना होगा। कैसे? बचपन में याद है हम बायोलॉजी पढ़ते थे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम काश हमने बचपन में पढ़ाई कर ली होती। अरे ऐसा नहीं है, आपको वैसे भी देखो, आप जब है ना पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो चूंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा है, इसके अंदर बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, इसके अंदर फिजिक्स भी आती है, इसके अंदर आप देखोगे एनवायरमेंट भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, साइंस एंड टेक भी आता है। तो आप कोई चीज छोड़ के नहीं जा सकते। आपको बेसिक लेवल जो 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी थी वो तो आपको पढ़नी चाहिए ही चाहिए। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपकी फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है ना। तो उसके अंदर याद है हम बचपन में पढ़ते थे कि आपका जैसे ये एनिमल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी के अंदर आप देखोगे आपका डीएनए सेक्शन होता है, और फिर डीएनए में आप देखोगे थोड़े से जीन्स होते हैं जो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते हैं, ठीक है। अब है ना अब आपको पता है ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए, करेक्ट है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो अपने जो ऐसा नहीं है कि वायरस सिर्फ आरएनए वायरस वाले होते हैं, आपके जो वायरस होते हैं उसके अंदर डीएनए भी हो सकता है, डीएनए वाला वायरस भी हो सकता है। लेकिन जो ये कोरोना वायरस था ना, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था? आरएनए था, ठीक है। तो ये जो आरएनए है ये आप देखोगे कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहे थे, कुछ सेक्शन या तो ऐड हो रहे थे या कुछ डिलीट हो रहे थे, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा था कि ये चेंज हुआ आरएनए, जिस वजह से क्या हुआ कि जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए आप देखोगे कि पहले तो शुरू में तो सिर्फ एक ही कोरोना वायरस था, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे वेरिएंट आ गए थे क्योंकि उसमें वेरिएशन आ गया, उसमें बदलाव आ गया, उसके जेनेटिक्स में बदलाव आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन क्यों होता है पहले ये समझो। देखो, एक तो कोरोना वायरस क्यों म्यूटेट करेगा भाई? आप वैक्सीन लेके आ गए, आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसानों को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन इंसान मर नहीं पा रहे थे, वो तो हमारे लिए अच्छी बात थी। लेकिन उसने बाद में रियलाइज करा कि अगर मैं खुद को चेंज कर लूंगा तो इनकी वैक्सीन मेरे पे इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो या तो उसकी मजबूरी हो गई कि भाई उसको सर्वाइव करना है, उसको अपना वंशज आगे बढ़ाना है, तो उसको ऑब्वियसली वेरिएशन या बदलाव लाना पड़ेगा। एक होता है कई बार क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। आप देखते हो कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि आप है ना पहले यहाँ पे रहते थे लेकिन अब बीच में समुंदर आ गया। अच्छा ये छोड़ो, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इसका। आपने टाइगर्स देखे हैं? तो आपको पता है सुंदरबन जो इलाका है हमारा, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल वाले उसमें आता है स्टेट में, तो आप ये देखोगे जो टाइगर्स है ना वहां पे सुंदरबंस में, वो एक्चुअली प्रॉपर स्विमर्स हैं, वो तैर के आप देखोगे अपना हंटिंग कर सकते हैं। जबकि ये आपको क्वालिटी जो है ना टाइगर्स की, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सच में हर जगह नहीं मिलेगी। वैसे ही पता है बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था खड़ई कैमल्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन नहीं है, अपनी कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, वहां पे आपको ये वाले कैमल्स दिखेंगे जो पानी में 3 किलो, मतलब अपना अगर हम बोलते हैं ना तट है, तो तट से समुद्र के अंदर आप 3 किलोमीटर चले जाओ तो वो खारे पानी में आप देखोगे आराम से तैर सकते हैं। और ये जो है जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, कैमल जो होता है वो पत्ती वगैरह खाता है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो मैंग्रोव्स खा लेगा। लेकिन ये वाले जो कैमल थे ना खड़ई कैमल्स, ये आप देखोगे मैंग्रोव्स खा के भी अपना जो भी पालन पोषण है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली तट के इलाके में कच्छ की खाड़ी में आपको क्या ही मिलेंगे, मैंग्रोव्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का आप देखोगे वेरिएशन है जो उनके जेनेटिक्स में हो गया कि भाई ऐसा नहीं है कि खड़ई कैमल की जो औलाद होगी, ठीक है, तो उनका ऑफस्प्रिंग होगा जो दूसरा, मतलब उनका बच्चा खड़ई कैमल होगा, वो अपने आप जेनेटिकली आप देखोगे कि स्विमिंग और ये सारी चीजें सीख के आते हैं, ठीक है। तो उनकी जेनेटिक्स में चेंज आ गया। तो कई बार ज्योग्राफी ऐसी होती है, कई बार क्लाइमेट ऐसा होता है, या किसी और तरीके से भी आप देख सकते हो कि आप में बदलाव आ जाते हैं। तो ये था आपका दूसरा सिद्धांत आपके पारिस्थितिकी का। फिर हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ जो है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रजातिकरण। स्पीसिएशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि नई स्पीशीज आती जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पुरानी स्पीसीज खत्म हो रही हैं, वो तो जो आपका दूसरा सिद्धांत हो जाएगा एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होना, ठीक है, वो नहीं बोल रही। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि नई स्पीशीज का बनना, ठीक है। मतलब डायनासोर्स भी थे, फिर उसकी जगह ह्यूमंस आ गए या और कोई स्पीशीज आ गई, तो ये जो नई स्पीशीज बन रही है ना, ठीक है, ये बेसिकली प्रोसेस है, सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका स्पीसिएशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब देखो स्पीसिएशन क्यों होगा, क्यों पहले एक स्पीशीज थी अब उससे दूसरी स्पीशीज आ रही है? भाई ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे अभी तो हम लोग सुंदरबन के टाइगर्स को अलग से स्पीशीज नहीं काउंट करते हैं, लेकिन आपने ना बीच में एक न्यूज सुनी होगी कि एक पर्टिकुलर उसका मुझे एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन है ना हाँ सॉरी,
अभी ये वाला एग्जाम्पल था, आपको पता है अफ्रीका के जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, तो पहले अफ्रीका के जो एलिफेंट्स थे उनका सब क्लासिफिकेशन नहीं किया था। मतलब दो तरीके के एलिफेंट्स बोलते थे हम वर्ल्ड में, या तो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते थे, मतलब या तो एशियन एलिफेंट्स यानी एशियन हाथी, या फिर हम बोलते थे अफ्रीकन एलिफेंट्स और अफ्रीकन हाथी, ठीक है। तो एशियन हाथी के जो आयुसीएन स्टेटस था, जो आप आगे जाके समझोगे मेरे साथ क्या होता है, ये था एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन हाथी का होता था वल्नरेबल। लेकिन आपने 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके हिसाब से बताया गया कि अफ्रीकन हाथी जो है वो एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते, ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आई थिंक आपके वो बुश वाले हाथी थे, ठीक है, और एक आपके दूसरा इसमें सब क्लासिफिकेशन किया था। तो इसका मतलब है कि आप उसको अलग अलग स्पीशीज की तरह ले रहे हो। तो ये अलग अलग स्पीशीज क्यों बनी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहती थी, ठीक है। कुछ हाथी जो थे वो पूरे जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया, ठीक है। और उस तरीके से आप देखोगे कि जो दूसरे हाथी है ना उनसे काफी अलग हो गए, ठीक है। दिखने में हो सकता है, उनके रहने सहने के तरीके में हो सकता है, या फिर आप देखोगे उनके खान पान के तरीके में हो सकता है, बट यही है कि वो उनसे अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपकी ऐसे करके नई स्पीशीज बन गई। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि पहले बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी हाथियों की, वो एक साथ रहती थी, ठीक है। इनमें से कुछ हाथी जो थे, हो सकता है बीच में कोई नदी आ गई या माउंटेन आ गई, तो कुछ हाथी इधर रह गए, कुछ हाथी इधर रह गए। अब यहाँ पे क्लाइमेट अलग था, यहाँ का आप देखोगे वातावरण अलग था, तो ये इसके अनुकूल ढल गए, ये इसके अनुकूल ढल गए। तो पहले हो सकता है कि दोनों एक ही स्पीशीज थी, लेकिन अब हो सकता है कि वो अलग अलग हो जाए। तो ऐसे भी आप देखोगे नए नए तरीके की स्पीशीज बन सकती है, और इसी को हम लोग प्रजातिकरण भी कहते हैं। फिर हम चलते हैं अपने चौथे सिद्धांत, पारिस्थितिकी के चौथे सिद्धांत पे, जो होता है आपका म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उत्परिवर्तन। म्यूटेशन मतलब जब आपके डीएनए का जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ही कुछ चेंज आ जाए, ठीक है। अब ये अच्छा चेंज भी हो सकता है, ये बुरा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। कई बार आप म्यूटेट करते हो तो अच्छी चीजों के लिए करते हो, कई बार आप करते हो तो खराब चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा अच्छा होगा। आप ये देखते हो कि हमारे यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से हमसे अलग होते हैं ना, तो कई तो उनके क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं। अभी म्यूटेशन कब होंगे, आप बचपन में फिर से हम बचपन पे आ गए ना। तो आप ये देखते होंगे कि हम एक प्रोसेस के बारे में पढ़ते थे जिसको हम सेल डिवीजन बोलते थे, ठीक है। जहाँ पे आप अब वही है कि यहाँ पे हम माइटोसिस, मियोसिस, कितना याद है ये सारी चीजें, याद है या नहीं है, डोंट वरी, साइंस इन टेक भी हम पढ़ाएंगे, बट देखो ये सब चीजें ना आपको पढ़नी तो पड़ेंगी, ठीक है। अभी खुद से पढ़ो, हम पढ़ाएं, बात एक ही है। बट पहले आपको पता है हम 2 तरीके की प्रोसेसेस के बारे में बात करते थे, माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, सॉरी मियोसिस के बारे में। हम माइटोसिस में बोलते थे कि एक से आपके 2, जैसे अगर इनका 2n क्रोमोसोम नंबर है तो आपको 2n के 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मियोसिस में आपको 2n से 4 मिलते हैं, n वाले, ठीक है। तो ऐसे करके 2 प्रोसेस होती थी। तो माइटोसिस में तो जैसा अगर ऐसा प्लांट है तो ऐसे ही आपको 2 प्लांट और मिल जाएंगे। लेकिन मियोसिस वो वाला रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जैसे हम प्रोड्यूस होते हैं, तभी तो हम एग्जैक्टली अपने पापा मम्मी की कॉपी नहीं होते हैं, हमें कुछ चेंजेस होते हैं। हम उनके जैसे दिख सकते हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू आते हैं। डोंट वरी अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको ऐसा समझ लो कि ये साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन है जो सेल डिवीजन वाली प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो है ये आपके साइंस एंड टेक पोर्शन का पार्ट है। लेकिन चूंकि हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, चूंकि हम उत्परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूटेशन हो कहाँ पे रहे हैं। ये माइटोसिस की प्रोसेस पे नहीं होते हैं, ये मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है ना, जो सेल्स आप देखोगे मियोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वहां पे आपको जनरली म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहीं पे आप देखोगे आपके जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में डीएनए का अदलाव बदलाव करते हैं, और वहां पे हो सकता है कि आपका अच्छे से हो जाए, अच्छे से ना हो पाए, जिस वजह से आपकी बॉडी में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे एक और सिद्धांत है हमारे पारिस्थितिकी का, वो होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो नेचर ने, जो प्रकृति ने अपने आप सिलेक्ट किया हो, ठीक है। कैसे? अब आपको पता है जैसे पेड़ की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, और जिराफ जो है, देखो एक तो होते हैं कि जो जमीन से घास फूस खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो अपने एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उसमें हमने पढ़े थे ना कि हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो पेड़ पत्ती वगैरह खाते हैं, ठीक है। अभी पेड़ पत्ती खाने वाले तरीके के ना 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक होते हैं ग्रेजिंग और एक होते हैं ब्राउजिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होंगी चीजें, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। ये बाय द वे क्वेश्चन पूछा गया है आप ही के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी जा रही हूँ, ठीक है। ग्रेजिंग और ब्राउजिंग, तो इनमें आप मुझे फर्क बताना
कि भाई ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनमें वही फर्क है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आप देखोगे नीचे जो घास फूस होती है ना उसको खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जो पेड़ों की टहनियों में से पत्तियां वगैरह होती है ना वो खाते हैं, ठीक है। तो अब आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कौन से ग्रेजिंग होते हैं और कौन से ब्राउजिंग होते हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ। तो आप उदाहरण से ही एक्चुअली इनको याद कर पाओगे कि ये ग्रेजिंग होते हैं और ये ब्राउजिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जिराफ है वो नीचे की घास फूस नहीं खाता है, वो पेड़ों से जो पत्तियां होती है ना वो खाता है, ठीक है। तो अगर जिराफ की हाइट सिर्फ इतनी सी रह गई तो क्या वो पेड़ों की पत्तियां खा पाएगा? नहीं। तो ये नेचर, प्रकृति ने अपने आप जिराफ को इस तरीके से सेलेक्ट किया, ठीक है, कि जिसकी गर्दन लंबी है ना वो ही आप देखोगे कि वैसा ही जिराफ प्रकृति में एक्चुअली नेचुरली खुद ही सेलेक्ट हो पाया, क्योंकि ये जिराफ तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो जिसकी गर्दन लंबी होती चली गई वैसे आप देखोगे वो सर्वाइव कर पाया, ठीक है। तो नेचर भी आप देखोगे उन्हीं को सेलेक्ट करेगी, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी है ना चार्ल्स डार्विन वाली, कि भाई जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वही अपने आप नेचर भी सिलेक्ट करेगी, क्योंकि वही जी पाएगा, बाकी सारे जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पारिस्थितिकी का एक और सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फिर हम चलते हैं एक और सिद्धांत की तरफ जो है आपका एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? विकास क्रम, ठीक है। ये जैसे अपना मानव का एवोल्यूशन हुआ, हम बोलते हैं ना मंकीज की प्रजाति से आए हैं, इसलिए कई बार आप देखते होगे, मैं तो बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, पता है मंकीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनिमल है वो, ठीक है। कभी आप देखना मंकीज को, कभी आप वो देना बनाना देना, आपको पता है जैसे हम बनाना को प्रॉपर्ली पील करते हैं, छीलते हैं, वैसे ही वो भी अपनी टांगों के बीच में फंसाते हैं और फिर वो अपने दोनों हाथों से उसको पील करते हैं और वैसे ही खाते हैं। लाइक बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। वही अगर आप एप्स देख लो, चिंपैंजीज देख लो, तो बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी आपको ह्यूमन से देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा एवोल्यूशन वहां से हुआ है, ठीक है। मतलब एवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ, ठीक है, जब जो स्पीशीज होती है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके रहने सहने के तरीके में, उसके ढंग डोल में, उसके स्वरूप में चेंजेस आ रहे हैं, ताकि मतलब वो नेचर के हम बोलते हैं ना कि नेचर उसको सपोर्ट कर सके ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सके। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विकास क्रम यानी एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस भी आएंगे आपके, ऑब्वियसली हमारे जीन्स भी चेंज हुए, लेकिन हमारे दिखने का तरीका वो भी चेंज हुआ। देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपका जीनोटाइप और दूसरा होता है आपका फिनोटाइप। पता है ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? कहाँ पढ़ा होगा? याद है? बायोलॉजी में हम लोग पहले एक चीज पढ़ते थे, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मेंडेलियन थ्योरी पढ़ते थे हम लोग। और वहां पे हम लोग बात करते थे कि कैसे आप ऐसे स्क्वायर बनाते थे, फिर यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे पी लिखते थे, कैपिटल पी छोटा पी, फिर यहाँ पे कैपिटल क्यू छोटा क्यू, फिर पी क्यू और ऐसे करके लिखते थे। हम नहीं लिखते थे, फिर हम बोलते थे कि भाई ये जो होगा ये टॉल भी होगा और इसमें फ्लावर जो होंगे वायलेट कलर के होंगे, ये टॉल है, ये स्मॉल है, ये वायलेट है, ये वाइट है, ठीक है। और ऐसे हम बोलते थे ना ये डोमिनेंट जीन है, एलील है, ये क्या कहते हैं रिसेसिव एलील है। परेशान मत हो, इसको हम लोग प्यूनेट स्क्वायर बोलते थे। ये बायोलॉजी का पोर्शन है आपका, लेकिन बेसिकली वहां पे आपने अगर किसी ने सुना है ये दोनों शब्द तो वो वहीं सुने होंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो जीनोटाइप मतलब क्या होता है कि आपका जेनेटिक कैसा है। सपोज करो मेरा जीन्स जो है वो ऐसा है, ठीक है, इस पी का मतलब है कि मैं टॉल हूँ, इस पी का मतलब ये कुछ नहीं है कि मैं टॉल नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ये बड़ा वाला पी आ गया, ठीक है, पी की जगह टी लिख लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगर कैपिटल टी है तो मतलब मैं टॉल हूँ, ठीक है। तो अगर जहां पे भी कैपिटल टी आ गया इसका मतलब है कि मैं टॉल हूंगा, तो मेरा जीनोटाइप कैसा है? टी, ठीक है। लेकिन ये क्या प्योर है क्या? नहीं। देखो ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों ही पेड़ कैसे होंगे? टॉल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? दोनों बड़े वाले टी है, इसमें क्या है? एक बड़ा टी है, छोटा टी है। तो जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो इन दोनों का अलग है, जीन्स इन दोनों के अलग है, लेकिन फिनोटाइप मतलब कैसा दिख रहा है, तो दोनों कैसे दिख रहे हैं? ये भी टॉल दिख रहा है और ये भी टॉल दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो दोनों दिखने में तो सेम है, दोनों दिखने में तो हमें टॉल ही दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों का जीनोटाइप सेम नहीं है। एक के टॉल और दूसरे का टॉल में अंतर है, उनके जीन्स में अंतर है, ठीक है। तो ये जो अपना जीनोटाइप या फिनोटाइप है ना, दोनों तरीके से हो सकता है एवोल्यूशन हो रहा है। कई बार हो सकता है जीनोटाइप ही इवॉल्व हो रहा है, आपके जीन्स ही बदल रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आपके ऊपर की चीजें बदल रही हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको दोनों चीजें बदले, क्योंकि आपका एवोल्यूशन हो रहा है, यानी आप विकास क्रम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। फिर आपका एक और सिद्धांत आता है पारिस्थितिकी का, वो होता है एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होना। ये तो आपने सुना ही होगा, ये WWF जो होता है अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर,
तो उनकी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन भी किया था ये चीज कि अगले 50 साल में जो 50% स्पीशीज आज आप देख रहे हो, ठीक है, अपने आसपास इतनी जो वेराइटी और विविधता आप देख रहे हो, अगले 50 सालों में 50% जो विविधता है वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और हम जो है ना बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना आपका एक छोटा सा पोर्शन और आता है जिसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। देखो, एक तो होता है चूंकि हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी यही चाहती है कि अच्छी स्पीशीज जो है, जो इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, जो नेचर सेलेक्ट करी है वो सर्वाइव करें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी स्पीशीज विलुप्त नहीं हो रही है। आप देखोगे डेली कुछ स्पीशीज आना ही बन रही है, कुछ विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ये जो बैकग्राउंड में ना, इस ऐसे मान के चलो कि इस रेट पे, ये वाली जो मैंने ऐसे बना रखी है ना, ऊपर नीचे, तो इस रेट पे आप देखोगे बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन या विलुप्त चल रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड रेट पे एक एक्सटिंक्शन या विलुप्त कुछ स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। वो रोज आ रही है, रोज जा रही है, ठीक है। ये हमें परेशान नहीं करती, लेकिन परेशानी तब आती है जब बीच में सडनली आप देखोगे एकदम से जैसे पूरे के पूरे डायनासोर की स्पीशीज गायब हो गई। जब आप देखोगे मतलब पूरे पृथ्वी में अगर मैं बोलूं कि 100% डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, तो पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से जो 97 या 98% जो उस समय स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी वो आज नहीं है। जैसे डायनासोर वाले टाइम की ऑलमोस्ट 98% जो उस समय स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी वो आज नहीं है, ठीक है। जब ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप देखोगे बहुत सारी स्पीशीज एक साथ मरने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन। मतलब बहुत ही एकदम वास्ट लेवल पे, ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पे आप देखोगे स्पीशीज जो है वो विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन। तो ऐसे कितने इवेंट्स हुए हैं अगर हम पूरे अर्थ की हिस्ट्री देखें अब तक, जितनी हमें पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी और हमने सब कुछ पता कर लिया, नहीं, लेकिन अब तक जितना हमने काउंट किया है उस हिसाब से अभी तक 5 इवेंट हुए हैं एक्सटिंक्शन के। कितने इवेंट्स हुए हैं, 5 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। और अभी जो हम चल रहा है ना जिस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं 6th मास एक्सटिंक्शन। मतलब जिस फेज में ह्यूमंस आए हैं, ठीक है, जो 18 से 50 के बाद वाली जो सदी है, ठीक है, जब आप देखोगे इंडस्ट्रियल औद्योगिक मतलब रेवोल्यूशन आया था, अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी मशीनें आई, हमने पेड़ पौधे काट दिए, हम अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन करने लगे, हमें सिर्फ अपने विकास का, अपने ग्रीड के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्पीशीज को एक्चुअली नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। जंगलों को हम लोग साफ करे जा रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं तो चिंपांजीज, ओरांगुटान्स, ठीक है, कोआलाज, ये सारे इनका आप देखोगे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा ये जो इवेंट अब चल रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन से मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो आप बोल सकते हो कि इतना एक्सटिंक्शन हो रहा है, इतनी फास्ट रेट से जो स्पीशीज विलुप्त हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं 6th मास एक्सटिंक्शन। समझ में आया? जो पहला मास एक्सटिंक्शन था वो 400 मिलियन साल पहले था। दूसरा जो था, एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, 350 मिलियन साल पहले था। तीसरा जो था वो लगभग 220 से 250 मिलियन साल पहले था। फिर चौथा जो था वो लगभग 150 मिलियन साल पहले था। पांचवा जो था वो 65 मिलियन साल पहले था, ठीक है। और अब जो चल रहा है, अभी वाला जो प्रेजेंट चल रहा है, जहां पे आप देखोगे और ज्यादा, मतलब जो पहले 5 हुए हैं ना उससे ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस जो है ना वो बेसिकली सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब सिर्फ अपना सोच रहे हैं, बाकी किसी का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। पहले वाले तो हो सकता है इसलिए क्योंकि आइस एज आया, या एस्टेरॉइड ने अर्थ को इम्पैक्ट कर दिया, या आप देखोगे कोई वॉल्केनो के इरप्शन हो गया, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, जिस वजह से हो सकता है कि जितनी स्पीशीज थी वो खत्म हो गई। लेकिन जो 6th वाला हो रहा है ना वो हमारी वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक या एंथ्रोपोसीन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो जहां पे लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब है जैसे आप एंथ्रोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, तो एंथ्रो सब्जेक्ट होता है ना और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो एंथ्रो मतलब जब आप ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हो, तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, ह्यूमंस की वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है, आपका 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो विलुप्त क्यों हो जाएंगी स्पीशीज, तो आपका मैंने बताया ना कोई नेचुरल इवेंट हो गया, कोई वॉल्केनो आ गया, आपका अर्थ कोई एस्टेरॉइड से भिड़ गया, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि हमने एक टेस्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं डार्ट टेस्ट। अगर आप करंट अफेयर्स सुनते हो तो आपको पता होगा, ये काफी ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने डार्ट टेस्ट किया था। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा 3 लाइन में मुझे बता सकते हो कि डार्ट टेस्ट में हमने किया क्या था? मतलब एक तो पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था ये, और दूसरा इस डार्ट टेस्ट में हमने किया क्या था, ठीक है। DART नाम बता दूंगी तो फिर आप समझ जाओगे, ठीक है, पर नाम बता देती हूँ, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो अब तो मैंने आपको बता ही दिया, एस्टेरॉइड भी बता दिया, उसके आगे का भी नाम बता दिया। तो 3 लाइनों में बताना मुझे, एक तो ये कौन सी एजेंसी ने किया था और दूसरा इसका क्या पर्पस था, ठीक है।
अब आप समझ रहे हो कि हमने क्यों किया, क्योंकि पहले भी एक बार पूरा का पूरा मास एक्सटिंक्शन हो चुका है क्योंकि अर्थ एक एस्टेरॉइड से भिड़ गया था। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पहले ऐसी वजह से हुआ, अभी हमारे एक्शंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम कब बोलेंगे कि कोई स्पीशीज विलुप्त हो रही है, जब आप देखोगे उसकी रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है ना वो नहीं है, या तो वो खुद ही पूरी गायब हो गई, या हो सकता है, देखो कोई स्पीशीज आगे कब बढ़ेगी, जब उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, तभी तो आप देखोगे मिलके वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। अगर किसी स्पीशीज में या तो दोनों ही नहीं रहे, ठीक है, या फिर उनकी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी चली गई, या फिर सिर्फ फीमेल है या मेल है, तो दोनों ही आप देखोगे खतरनाक है ना। एक क्वेश्चन पूछ लूं, आपको पता है एनवायरमेंट का ही बता रही हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे सेशन का। ठीक है, सबसे चीजें रिलेटेड चीजें ही पूछ रही हूँ। तो राइनोसेरॉस जो होता है ना अपना, तो आपको पता है इसमें 5 टाइप के होते हैं, जैसे ब्लैक राइनोसेरॉस होता है, एक व्हाइट होता है, एक 1 हॉर्न होता है, ठीक है, एक 2 हॉर्न होता है, ऐसे करके 5 इसके वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें से एक राइनो स्पीशीज है जिसमें सिर्फ आप देखोगे, ये बीच में न्यूज में भी था कि उसमें 2 सिर्फ फीमेल्स बची थी, उसमें मेल्स है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जरूर बताना कि वो कौन सी आप देखोगे क्या, कौन सी स्पीशीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे पता है कि ये वाला सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उदाहरण के साथ पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो जरूर लिखिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।